हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ का गेस्ट पेपर। जी हाँ, कंपनी लॉ का गेस्ट पेपर हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इससे रिलेटेड, इस पीडीएफ के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नंबर यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ मैं 8178359562 पर। तो आप इस पर व्हाट्सअप करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि जो मैंने आपको कल पीडीएफ यानी गेस्ट पेपर डिस्कस कराया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। तो ये भी जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारे क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में ज़रूर दिखाई देंगे, जो कि सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं या फिर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए शॉर्टकट लेकर आया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं, पढ़ाई करने का टाइम नहीं होता। तो आधे एक घंटे में मतलब प्रॉपर एक वीडियो देख के अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो वन शॉट बना हुआ है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब देखो, जब भी मैं आप लोगों को ये कोई भी पीडीएफ जो है या कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ, तो उसमें फ्लो में कुछ वर्ड्स अगर ऊपर नीचे गलत प्रोनाउंस हो जाते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा पकड़ा मत करो। बच्चे क्या करते हैं, पूरी वीडियो को तो समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, लेकिन क्या करते हैं, कुछ वो छोटे मोटे जो वर्ड जो फ्लो में निकल जाते हैं, कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस हो जाता है पढ़ाते वक्त, तो उस चीज़ को हाईलाइट करके बताएंगे कि ये वर्ड ऐसा बोला है, फिर हंसने के सिंबल लगाएंगे। तो देखो भाई, ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। ठीक है। ठीक है, अगर आप करेक्ट करते हो उस चीज़ को तो ठीक है, वो चीज़ में कोई बुराई नहीं है, बट स्टिल ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को, गलतियों को पकड़ा मत करो। ठीक है। क्योंकि गलती हर इंसान से होती है। इंसान जो है गलतियों का एक पुतला ही है। ठीक है। हर किसी से गलती होती है, हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट, हर इंसान से होती है। ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करा करो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या है? जैसे अब यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड जिन्होंने ये पीडीएफ बनाया, तो छोटे मोटे एरर्स हो गए तो उसको इग्नोर करना। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी जो कंपनी है, अपना स्टेटमेंट के द्वारा अगर क्वेश्चन आता है तो भी आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। तो कंपनी क्या है? इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। अ कंपनी इज कंसिडर एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि कानून के द्वारा बनाई जाती है, विद इट्स ओन, जो कि इसकी अपनी ही पहचान है, अपनी ही आइडेंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से अलग है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी प्रिंसिपल पे, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कंपनी लीगल एंटिटी विद इट्स ओन राइट, जिनके खुद के अपने राइट्स भी हैं, पावर्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके फीचर्स की बारे में बात करते हैं। तो जो फीचर्स हैं वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये डेफिनेशन से ही बनते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या है कि इसके मतलब ये जो कंपनी है वो अपना ही सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने मेंबर से अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। ठीक है। बात करते हैं मीनिंग। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। ठीक है। एंड स्यू और टू बी स्यू इन इट्स ओन नेम। ठीक है। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? तो परपीचुअल, अ कंपनी हैज परपीचुअल सक्सेशन मीन्स इट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स मेंबर चेंज और डाई, यानी कंपनी कभी भी मरती नहीं है। कोई इंसान, अगर कोई मेंबर चेंज हो सकता है या पर्सन मर जाए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? कंपनी बंद। थर्ड पॉइंट आता है डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अ कंपनी एक्ट्स एज इट्स ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, ये अपने मेंबर से काफ़ी सेपरेट है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की पहचान है, और ये जो चलती है, ऑपरेट होती है, वो अपने दम पे होती है, यानी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट। अब हम बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो इम्प्लीकेशन में आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो कंपनी है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, यानी शेयर होल्डर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द शेयर होल्डिंग प्रोटेक्टिंग द पर्सनल एसेट्स, वो हमारी पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, दैट्स वाई लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पर होती है। कंटिन्यूटी मीन्स दैट अ कंपनी एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स मेंबरशिप, कि अगर आपकी कंपनी के मेंबर्स चेंज हो रहे हैं या फिर डाई हो रहा है या कोई मर रहा है तो उससे हमारी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। एंड द कंपनी एग्जिस्टेंस इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंजेस एंड इट्स मेंबरशिप, यानी कि उससे हमारे मेंबरशिप के चेंज होने से
कंपनी की कॉन्टिन्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं आता, कंपनी कंटिन्यू होती रहती है। एंड ऑटोनॉमी मीन्स दैट द कंपनी कैन मेक डिसीजन एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली विद इन द बाउंड ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। यानी ऑटोनॉमी मीन्स दैट अ कंपनी कैन मेक डिसीजन, जो भी कंपनी डिसीजन मेक करती है वो इंडिपेंडेंटली तरीके से करती है। कंक्लूजन्स क्या है? इन समरी, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन जो कि कानून के द्वारा बनाई गई है, एंड इनकी खुद की अपनी सेपरेटली और अपनी इंडिपेंडेंटली आइडेंटिटी है, पहचान है, मेंबर से ये अलग है। दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कॉर्पोरेट लॉ इनेबलिंग कंपनी टू ऑपरेट efficiently and effectively. Next question आता है, what are the legal association, what are the consequences of forming such associations? यानी कि अब क्वेश्चन आता है लीगल एसोसिएशन क्या होता है। तो देखो भाई, लीगल एसोसिएशन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक अकेला व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, यानी बहुत सारे लोगों का समूह बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है या फिर आइडेंटिटीज है दैट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, यानी कि बहुत सारे लोग के जो ग्रुप बना रहे हैं, आइडेंटिटीज बना रहे हैं, सॉरी एंटिटीज बना रहे हैं, वो सब लोग एक साथ आके एक सिंगल एंटिटी बनाते हैं जो कि रिकग्नाइज्ड बाय लॉ होती है, उसी को हम लीगल एसोसिएशन बोलते हैं। जैसे कि पार्टनरशिप इसका एग्जांपल है, कॉरपोरेशन हो गया, अदर कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस एसोसिएशन हो सकते हैं। आपने पार्टनरशिप के ऊपर काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, क्लास 11-12 से आप पार्टनरशिप पढ़ते आ रहे हैं, कॉरपोरेशन के कंपनीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो वो सारे लीगल एसोसिएशन ही हैं। टाइप ऑफ लीगल एसोसिएशन में 3 आते हैं, पार्टनरशिप, कॉरपोरेशन एंड LLP, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल हु कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर। पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जो होते हैं वो मिलकर बिजनेस करते हैं और रिस्क को लेते हैं। उसके बाद आता है कॉरपोरेशंस। तो कॉरपोरेशन मीन्स दैट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म बाय इंडिविजुअल और अ शेयर होल्डर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी ही है जो कि किसके द्वारा फॉर्म होती है, इंडिविजुअल्स के द्वारा। इंडिविजुअल्स एक नहीं है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स और शेयर होल्डर। LLP मीन्स दैट, LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस एसोसिएशन दैट कंबाइन द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। यानी कि जब आप P यहाँ लिख रही हूँ P+C करते हो तो LLP बनता है। क्या बनता है? LLP, यानी कि पार्टनरशिप प्लस कॉरपोरेशन के बेनिफिट्स को अगर मैं कंबाइन कर दूँ, हाइब्रिड जिसको बोला जाता है, फॉर्म बोला जाता है, वो LLP है। कॉन्सिक्वेंस की बात करूँ फॉर्मिंग अ लीगल एसोसिएशन की, तो इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मेंबर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डर। तो इसके अंदर आता है हम लोगों के टैक्स बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो एसोसिएशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ टैक्स डिडक्शन एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो भी हमारी एसोसिएशन होती है उनको एक एडवांटेज मिलता है टैक्स डिडक्शंस में एंड बेनिफिट्स। उसके बाद थर्ड आता है इंक्रीज क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है इससे, यानी कि फॉर्मल एसोसिएशन कैन एनहांस क्रेडिबिलिटी विद कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स। यानी जो हमारे लीगल एसोसिएशन है उसके ये कॉन्सिक्वेंस है जिसमें क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है कि फॉर्मल एसोसिएशन जो होता है ना, उससे क्रेडिबिलिटी उनकी एनहांस होती है, जैसे कि कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। एसेस टू फंडिंग में भी एसेस होता है, जैसे कि एसोसिएशन कैन एसेस फंडिंग ऑप्शन नॉट अवेलेबल टू इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन एसोसिएशन है उस फंडिंग ऑप्शन को एक्सेस कर सकता है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस में आता है एसोसिएशन मस्ट कंप्लाई विद रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन पे वो वर्क कर सकता है। पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस की अगर बात करूँ मैं, तो वो आता है रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी, यानी एसोसिएशन मस्ट नेविगेट कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लाइबिलिटी रिस्क भी उसको लेने पड़ते हैं, यानी कि एसोसिएशन कैन लाइबल फॉर डेट्स। भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी अगर रन हो रही है तो अगर उसने उधार लिया है तो लाइबिलिटी रिस्क तो रहते हैं, डेट वगैरह का थोड़ा सा लाइबिलिटीज़ रहती हैं और ऑब्लिगेशंस भी रहती हैं। कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स भी अराइज होते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर कैन अराइज पोटेंशियली लीडिंग टू डिसोल्यूशन, कि जब भी आपका डिसोल्यूशन होता है या कोई भी कंपनी के अंदर चीज़ होती है तो उसके अंदर कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। फाइनेंशियल रिस्क भी रहता है, जैसे बैंकरप्ट होना फाइनेंशियल रिस्क का ही एग्जाम्पल है ये, बैंकरप्ट वगैरह हो जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आपका कर्जा बढ़ जाता है तो बैंकरप्ट की सिचुएशन बनती है। आई होप आपको क्लियर है। कंक्लूजन की बात करूँ तो फॉर्मिंग अ लीगल एसोसिएशन कैन प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट्स, इसके काफ़ी इतने सारे बेनिफिट्स हैं लीगल एसोसिएशन जो प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, टैक्स बेनिफिट है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होना। इट ऑल्सो
इन्वॉल्व, रेगुलेटरी, कम्प्लेक्सिटी, लाइबिलिटी, रिस्क, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंक्लूजन में लिखे हैं, ताकि अगर आपको ऊपर वाले पॉइंट्स ना याद रहे तो ये 3-4 लाइन पढ़ के आप बना के लिख सकते हो। तो हमने इस प्रकार से ये गेस्ट पेपर रेडी कराया है कि मान लो अगर आपको कॉन्सिक्वेंस याद नहीं रहे या फिर पोटेंशियल रिस्क, चैलेंजेस कुछ याद नहीं रहा और आपने सिर्फ ये कंक्लूजन पढ़ लिए तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, तब भी आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। शायद इसका डिफरेंस नीचे दिया गया है, मैं देख लेती हूँ, अगर नीचे हुआ तो फिर ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगी और नीचे जो क्वेश्चन दिया है डिफरेंस वाला प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी वाला वो मैं करवा दूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ना टाइम बचाना चाहती हूँ आप लोगों का, सो दैट आप लोगों को भी ईजी रहे, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये अभी जब मैं नीचे आऊँगी तब करा दूँगी, तो अभी यहाँ से स्किप कर देती हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी ऊपर आ जाते हैं वापस। थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है, ये रहा, बट स्टिल आपको करा ही देती हूँ, वहाँ पे आपको जो इजी लगे आप वो कर लेना। तो देखो भाई यहाँ पे है पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी की अगर बात करूँ, पब्लिक कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट ऑफर इट शेयर टू द जनरल पब्लिक थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज। यानी पब्लिक कंपनी एक ऐसी टाइप ऑफ कंपनी है जो कि ऑफर करती है अपने शेयर को जनरल पब्लिक को, कि पब्लिक को बोलती है कि आओ हमारी कंपनी के अंदर शेयर आप परचेज कर सकते हो थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। इट इज़ अ कंपनी दैट इज़ नॉट प्राइवेट, ये प्राइवेट नहीं है, ये अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है पब्लिक में, ठीक है। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती हैं। और प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी इज टाइप ऑफ कंपनी दैट इज़ नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, ये पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होती। इट्स टिपिकली ओन्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली, ये छोटे छोटे इंडिविजुअल्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फैमिली के द्वारा जो है यहाँ पे चलाई जाती है। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली। और प्राइवेट कंपनी जो होती है नाम से ही क्लियर है प्राइवेट, यानी ये प्राइवेट कंपनी ऐसी है इनको कोई भी ज़रूरत नहीं होती अपने कोई भी फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करने की। प्रिविलेजेस यहाँ फिर एग्जम्पशंस बताए गए हैं प्राइवेट कंपनी के। तो सबसे पहले आता है आपका लिमिटेड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी प्राइवेट कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, वही पॉइंट समझाया मैंने आपको। फिर आता है आप लोगों का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी प्राइवेट कंपनी आर सब्जेक्ट टू फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देन पब्लिक कंपनीज। ग्रेटर कंट्रोल रहता है, कंट्रोल ज़्यादा हद तक नहीं होता, मेंटेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ मैनेजमेंट के अंदर, तो प्राइवेट कंपनियां मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग द बिजनेस, कि भाई उनको खुद ही अपनी सारी डिसीजंस लेने हैं, जो भी ये कंपनी चला रहे हैं आपस में डिस्कशन करेंगे, अपने में ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उनको मैनेजमेंट लेने, मतलब जो भी चीज़ें डिस्कस करनी है तो वो उसमें थोड़ा सा ईजीएस्ट रहता है। तो स्टेप क्या है कि अगर हमें प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या स्टेप है, तो ये स्टेप आप आगे पीछे नहीं कर सकते, आपको ये पूरे स्टेप अच्छे से रट्टा मारने पड़ेंगे, मेन पॉइंट्स बाकी अंदर का बना के लिख सकते हो। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास आ रेजोल्यूशन, जो हमारा बीओडी होता है ना वो रेजोल्यूशन पास करता है टू कन्वर्ट द कंपनी, वो रेजोल्यूशन पास करेगा कि भाई कंपनी को बदलना है, ठीक है, कन्वर्ट होना है, ठीक है। फिर शेयर होल्डर अप्रूवल आता है, शेयर होल्डर अप्रूव द डिसीजन, फिर वो शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं डिसीजन को टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, यानी प्राइवेट पब्लिक में बदलना चाहती है। तो ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, यानी द कंपनी ड्राफ्ट एंड फाइल अ प्रोस्पेक्टस विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि फिर उसके बाद ये जो प्रोस्पेक्टस वगैरह फाइल होंगे ये सारी चीज़ें होंगी। फिर सेबी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, द कंपनी रजिस्टर विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी एंड द कंप्लाइज विद देयर रेगुलेशन, ठीक है। एंड लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है, उसके बाद द कंपनी साइन अ लिस्टिंग एग्रीमेंट, यानी कंपनी जो है वो साइन करती है, साइन अ लिस्टिंग एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। फिर आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, द कंपनी लॉन्चेज एन आईपीओ टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। फिर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, लॉन्च करती है आईपीओ, सो दैट जो आपकी कैपिटल है वो रेज हो सके पब्लिक से। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है लिस्टिंग ऑफ शेयर, द कंपनी शेयर आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, फिर आपकी कंपनी के शेयर जो होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, सो दैट कंपनी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट टू पब्लिक में, ठीक है। कंक्लूजन आप लोगों के वही पॉइंट्स हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेज इंक्लूडिंग इट। एमओए क्या होता है, तो देखो भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है फॉर कंपनी, एक कंपनी का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, दैट आउटलाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर क्या क्या होता है वो समझो।
प्लीज़ इसको अच्छे से समझना, इसमें डिफरेंस आ जाएगा तो भी आप बना के लिख पाओगे, डायरेक्ट पूछेगा तो भी आप कर सकते हो। आउटलाइन करता है इसके ऑब्जेक्टिव्स को, उद्देश्य क्या है कंपनी के, स्ट्रक्चर कैसा है, पावर क्या है, वो सारी चीज़ें इस दस्तावेज यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है दैट प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में। किसको देता है? स्टेक होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर को और आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को। क्लॉजेस इंक्लूडेड है एमओए के अंदर। सबसे पहले नेम क्लॉज आता है जिसके अंदर कंपनी का नाम स्पेसिफाई होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका बताया जाता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करूँ तो आउटलाइन द कंपनी ऑब्जेक्टिव, कंपनी के उद्देश्य क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये आ गया। मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि अभी जो है माइक की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मुझे ये वीडियो किसी भी हालत में रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि कल पेपर है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना मुझे, तो प्लीज़ उस चीज़ को मैनेज करना। तो लाइबिलिटी क्लॉज में आता है स्पेसिफाई द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी मेंबर, यानी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी भी स्पेसिफाई होती है। कैपिटल क्लॉज में आता है स्पेसिफाई द कंपनी ऑथराइज कैपिटल एंड शेयर स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। एसोसिएशन क्लॉज में आता है कन्फर्म द सब्सक्राइबर इंटेंशन टू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है, कि क्या इंटेंशन है उनकी कंपनी फॉर्म करने की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होती हैं। प्रोसीजर की अगर बात करूँ फॉर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए की, तो सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि रेजोल्यूशन आपका पास होता है, फिर अप्रूव हो गया, शेयर होल्डर अप्रूवल आता है, फिर फाइलिंग द रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल। ये चीज़ें जो मैंने समझाई वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है? चेंज ऑफ नेम, चेंजिंग अ कंपनी नेम कैन हैव सर्वल इफेक्ट। अगर कंपनी के नाम को हम चेंज करते हैं फर्दर तो उससे कुछ इम्पैक्ट आता है। तो देखो भाई, सबसे पहला ब्रांड की जो आइडेंटिटी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। रेपुटेशन में फ़र्क आता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं जिसके अंदर हम लोगों के द कंपनी मस्ट अपडेट इट्स डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द एमओए, एओए एंड द बिजनेस करस्पॉन्डेंस। नोटिफिकेशन जाती है स्टेक होल्डर्स पे एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट आता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर शेयर इशूड टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन रिकग्निशन of their hard work, dedication and contribution to the company's growth and success। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, ये किस प्रकार का शेयर होता है? ये ना हमारे एम्प्लॉय या फिर कंपनी के डायरेक्टर को इशू किया जाता है उनके हार्ड वर्क के लिए, डेडिकेशन के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए, ये सब चीज़ें करी गई हैं, ठीक है। इसके कुछ फ़ायदे हैं क्या, वो एक बार हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, द शेयर आर टिपिकली इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस पे ये इशू किए जाते हैं और विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। एंड द एम्प्लॉयज और डायरेक्टर डू नॉट पे फॉर देम इन कैश, यानी कि उनको कोई भी पैसा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इन रिटर्न विदाउट कंसिडरेशन है ये। कंडीशन फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर, क्या क्या कंडीशन है इसकी? तो सबसे पहले कंडीशन की बात करूँ तो वो आता है अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का अप्रूवल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये इशू किए जाते हैं। द कंपनी मस्ट ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम इट शेयर होल्डर टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर। दूसरा आता है स्पेसिफिक पर्पस भी यहाँ पे होना चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर कैन ओनली बी इशूड फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज रिवॉर्ड एम्प्लॉयज और डायरेक्टर टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, की उनको रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहा है या किस प्रकार से दिया जा रहा है। वैल्यूएशन की अगर बात करें, द कंपनी मस्ट डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी क्या करती है, पहले ही वैल्यू निकाल लेती है, स्वेट इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लेती है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो द कंपनी मस्ट डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपनी डिस्क्लोज करती है, स्वेट इक्विटी शेयर के डिटेल्स के बारे में बताती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स के कुछ बेनिफिट्स हैं, हाँ, इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होता है क्योंकि ये डिस्काउंटेड रेट पे मिलते हैं, ठीक है, किसको? आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एंड डायरेक्टर्स को। स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू वर्क टूवर्ड्स द कंपनी की ग्रोथ सक्सेस में, ताकि आगे बढ़ावा मिले। रिटेनिंग टैलेंट की बात करूँ तो स्वेट इक्विटी शेयर कैन हेल्प रिटेन की एम्प्लॉयज़ एंड डायरेक्टर, ठीक है। अगर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर को खुश करना है तो हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे या फिर इस प्रकार से उनके लिए वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। इतनी बात क्लियर है। कंक्लूजन आप, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बुक बिल्डिंग, राइट इट्स एडवांटेजेस। तो सबसे पहले बुक बिल्डिंग होता क्या है? बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस यूज इन आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वेयर द प्राइस ऑफ द शेयर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है आईपीओ में, ठीक है। यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मैंने जब आप लोगों को क्या पढ़ाया था, फाइनेंस पढ़ाया था, तो उसमें आईपीओस काफ़ी डिटेल में कराए थे। तो
वैसे आपको पता भी होगा, वेयर द प्राइस ऑफ शेयर इज डिटरमाइन, यानी आपको इतना समझना है कि जब हमारे शेयर का जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है किसके बेस पे, डिमांड या फिर सप्लाई इन द मार्केट, कि हमारे मार्केट के अंदर जो भी डिमांड चल रही है या भी जो भी सप्लाई है उसके बिहाफ पे जो हमारे प्राइस ऑफ शेयर सेट होते हैं उसी को हम बुक बिल्डिंग कहते हैं। इट इन्वॉल्व collecting bid from investor at various price level and the final price is determined based on the demand generated। यहाँ पे क्या होता है, बिड्स लगाई जाती हैं, बोली वगैरह लगती है, किसके द्वारा, फ्रॉम इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करना चाहता है, एंड प्राइस लेवल जो होते हैं अलग अलग रहते हैं, और जो फाइनल प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो जितनी डिमांड जनरेट होती है उसके बिहाफ पे ही फाइनल प्राइस सेट होता है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, जी हाँ, इसका सबसे पहला फ़ायदा है प्राइस डिस्कवरी, यानी बुक बिल्डिंग मदद करता है हमारे ट्रू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को बताने में। जितनी फाइनल प्राइस होगा उसी के हिसाब से, मतलब जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से फाइनल प्राइस डिसाइड होगा। ट्रांसपेरेंसी रहती है, ये यहाँ पे सब चीज़ें खुली किताब की तरह हैं, यानी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखाई देता है सी द डिमांड फॉर शेयर की, उनको दिखता है कि शेयर की कितनी डिमांड है डिफरेंट प्राइजेस लेवल पे, है ना। एफिशिएंट एलोकेशन की बात करूँ तो बुक बिल्डिंग इंश्योर करता है आपके एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ शेयर टू द इन्वेस्टर। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है काफ़ी, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग। एलोकेशन ऑफ शेयर रहता है, बंटवारा जिसे बोलते हैं हम शेयर का। इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन रहता है इसके अंदर। बुक बिल्डिंग इनकरेज करता है इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन को और इंगेजमेंट को, क्योंकि प्राइस में बोली लग रही है तो काफ़ी इंगेजमेंट बढ़ता है उससे, और जो पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी हाई लेवल होता है, बोली वगैरह लगती है और जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से यहाँ पर प्राइस डिसाइड होता है। बेनिफिट टू द इशूअर, जो इशू करता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले रेवेन्यू मैक्सिमाइज होती है, ठीक है, रेवेन्यू हमारी मैक्सिमाइज होती है। रिस्क कम होता है इसके अंदर, क्योंकि ओवर प्राइजिंग मैं अगर बात करूँ अंडर प्राइजिंग की या फिर ओवर प्राइजिंग की, तो उससे रिस्क कम रहता है, यानी कि लिक्विडिटी भी इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और बेनिफिट टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए क्या बेनिफिट है, ट्रांसपेरेंसी है, खुली किताब की तरह है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या डिमांड है उसके हिसाब से प्राइस है, फेयर प्राइसिंग होती है, पार्टिसिपेशन अलाउ होता है इसके अंदर, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इन्वेस्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑडिट कमेटी ऑफ कंपनी, राइट द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो हमारे रूल हैं या फिर स्ट्रक्चर है ऑडिट कमेटी की वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले ऑडिट कमेटी एक ऐसी कमेटी ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओवरसीइंग द कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की, जो हमारी कंपनी के फाइनेंशियल पैसों वाली जो रिपोर्ट की जो प्रोसेस है वो हो गया, कोई अंदर के इंटरनल कंट्रोल्स हो गए, ये ऑडिट का प्रोसेस है, उन सब के लिए जो है हमारी कंपनी BODs रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी ओवरसीइंग द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस टू इंश्योर एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर, रिपोर्ट के अंदर। इंटरनल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी हैज़ एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस टू मैनेज रिस्क एंड प्रिवेंट एरर, यानी जो गलतियां जो एरर्स हो रहे हैं उसको पकड़ना और अपने रिस्क को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। एक्सटर्नल ऑडिट की बात करूं तो ओवरसीइंग द एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस इंक्लूडिंग सिलेक्टिंग कंपनसेटिंग द एक्सटर्नल ऑडिटर की, अगर आप अपने ऑडिटर को एक्सटर्नल बाहरी तौर पे अगर आप उसको बुलाते हो, सिलेक्ट करते हो, तो उसको हमने काम किस प्रकार से कराना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे उसको कंपनसेशन देना है, ये सब आता है। अपने रिस्क को मैनेजमेंट यानी रिस्क को मैनेज करना, यानी कि आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है अपने रिस्क को, मैनेज भी करना है सही टाइम पे, ये नहीं कि कंपनी डूबती जा रही है और फिर आप बाद में उस चीज़ के ऊपर सोच रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी कमेटी, यानी कि स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो देखो भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करूँ, द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, वो हमारी कंपनी के पार्ट नहीं है बट स्टिल यहाँ पे उनका काम है, कंसिस्ट होने चाहिए ही चाहिए। बिना डायरेक्टर के क्या, बिना BODs के बिना डायरेक्टर के क्या कंपनी चल जाएगी, नहीं चलेगी। बस मैं बोल दूं कि कंपनी शेयर होल्डर पे चलेगी, मतलब जिन्होंने पैसा लगा दिया बस हो गया काम, कंपनी कैसे चलेगी, किसके द्वारा चलेगी, तो BODs तो मेन है ना। तो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होना भी मस्ट है यहाँ पे। द कंपनी मेंबर शुड हैव फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, उनको होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करूँ तो मिनिमम 3 मेंबर्स तो कमेटी के अंदर होने चाहिए। ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं डायरेक्टर की वो क्या है। सबसे पहली ड्यूटी क्या है, डायरेक्टर हैव द
ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, यानी कि एक्साइज रिस्पॉन्सिबल, केयर, स्किल, डिलीजेंस, ये सब चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए। कंप्लाइंस विद लॉ होना चाहिए, डायरेक्टर मस्ट इंश्योर द कंपनी कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन पे काम करे, ठीक है, ये बियॉन्ड जाके कुछ काम ना करे, बिना कानून के जो सलाह के और ये सब चीज़ें ना करे। 5th पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, यानी डायरेक्टर जो है वो अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, कि आपको जवाब देना पड़ेगा कंपनी शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर को कि भाई क्या दिक्कत है, किस तरीके से, तो जवाबदेही बनना पड़ेगा डायरेक्टर को, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ, तो सबसे पहले डिसीजन मेक, ओवरसाइट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, वही सारे पॉइंट्स हैं जो आप। अब हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेक्रेटरी अंडर कंपनीज एक्ट who appointed as a secretary of a company, what are the liabilities of CS company secretary? सेक्रेटरी अंडर कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूँ, कंपनी सेक्रेटरी यानी CS जिसको हम बोलते हैं वो क्या है? A company secretary is a key managerial personnel who is responsible for ensuring that the company complies with all the applicable laws and regulation. The Companies Act define a company secretary as an individual who is appointed by a company to perform various secretarial duties. कंपनी एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जो कि अपॉइंट किया गया है, हु इज़ अपॉइंटेड बाय अ कंपनी के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया है ताकि ये हमारी कंपनीज की कुछ सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ को निभाए, परफॉर्म करे। तो अपॉइंटमेंट की बात करूं ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की, तो कंपनी सेक्रेटरी इज़ अपॉइंटेड बाय द BOD ऑफ अ कंपनी, BOD जो है इसको अपॉइंट करता है, एंड द अपॉइंटमेंट इज टिपिकली मेड इन द अकॉर्डेंस विद द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये हमारे AOA कंपनी के जो AOA है उसके अकॉर्डेंस के द्वारा इसको जो है यहाँ पे हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और ये एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन पे वर्क कर सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी हमारी कंपनी का यहाँ आके कंपनी सेक्रेटरी का काम कर लेगा तो नहीं, तो उसके कुछ एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले बी अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी, जैसे कि हम लोग CA करना चाहते हैं तो CA करने के लिए हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहाँ पे एग्जाम वगैरह देते हैं और फिर हमें एक डिग्री मिलती है। तो ऐसे ही कंपनी सेक्रेटेरिया के अंदर के हम लोगों को यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिया ऑफ इंडिया के अंदर जा करके एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी होती है, एक इंडिविजुअल को वहाँ का मेंबर बनना पड़ता है। तभी यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी गई है कि यहाँ पर जो है द इंडिविजुअल शुड बी अ मेंबर होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी सच एज द इंस्टीट्यूट ऑफ यानी कि ICSI। उसके बाद आता है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन का होना मस्ट है, यानी कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी सेक्रेटेरियल वर्क भी देखा जाएगा, डिग्री प्लस वर्क, ठीक है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। लाइबिलिटी क्या है, कंपनी सेक्रेटेरियल के काम जिम्मेदारियां क्या हैं, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ क्या हैं, तो कंप्लाइंस विद लॉ है, यानी इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद ऑल एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मेंटेनेंस यानी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से अप टू डेट रिकॉर्ड रखना, इंक्लूडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गया, स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हो गए, ये सब काम उनको करना पड़ता है। एडवाइजरी रोल भी होता है इसके अंदर, यानी कि प्रोवाइडिंग एडवाइस टू द बोर्ड BOD को एडवाइस भी देनी है इन लोगों को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, देखो यहाँ लिखा भी है प्रोवाइडिंग एडवाइस टू द BOD ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी जो कंपनी की जो रूल्स रेगुलेशन पे जो काम होता है उसमें BOD को एडवाइस देना, कंप्लाइंस मैटर पे समझाना, रिक्वायरमेंट डिस्क्लोज करना, यानी इंश्योरिंग दैट अ कंपनी कंप्लाइंस विद ऑल द डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइल करनी है, रिपोर्ट्स हो गई तैयार करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी एक कंपनी सेक्रेटरी को। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो आप लोगों की यहाँ पर आती हैं, सबसे पहला कंपनी सेक्रेटरी यानी कि जो CS है, सबसे पहले कंप्लायंस, इंश्योरेंस, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। मीटिंग वगैरह कोऑर्डिनेट करना, अटेंड। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या है, उसका पर्पस वगैरह क्या है, रिक्वायर्ड है, वो सब देखते हैं। रेजोल्यूशन इज अ फॉर्मल डिसीजन, रेजोल्यूशन एक फॉर्मल डिसीजन है और मोशन पास बाय अ कंपनी शेयर होल्डर ऑन BOD, इट इज़ अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग द डिसीजन मेड्स बाय अ कंपनी। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मीटिंग होती है उसमें काफ़ी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिसीजन है, काफ़ी सारी चीज़ों पे चर्चा वगैरह होती है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे ना रिकॉर्ड किया जाता है, उसी को हम लोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है इट इज़ द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द डिसीजन मेड बाय द कंपनी, जो भी कंपनी ने डिसीजन वगैरह लिया उसको रिकॉर्ड वगैरह करना होता है, तो वो हमारा रेजोल्यूशन होता है। जो भी फॉर्मल डिसीजन होता है जो कि पास होता है हमारे कंपनी बाय कंपनी शेयर होल्डर या BODs, है ना।
उसके बाद आता है टाइप ऑफ रेजोल्यूशन पास इन अ जनरल मीटिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ, देर आर सर्वल टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस होते हैं जो कि पास किए जाते हैं जनरल मीटिंग के अंदर। सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अ रेजोल्यूशन पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट। जो सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला जाता है, कास्ट बाय शेयर होल्डर। स्पेशल रेजोल्यूशन नाम से ही क्लियर है, अ स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोट कास्ट बाय शेयर होल्डर। मतलब जो 3/4 वोटिंग से कम नहीं होना चाहिए उसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रेजोल्यूशन का पर्पस क्या रहता है भाई, सबसे पहले अमेंडमेंट होनी है अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर तो उसके लिए है, शेयर कैपिटल में कोई बदलाव करना है, या डायरेक्टर की कोई अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, अपॉइंट करना है डायरेक्टर्स वगैरह को, क्या हटाना है, अपॉइंट करना है, तब हम लोगों का रेजोल्यूशन पास होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल देना है तो होता है, या फिर मर्जर है, कोई कंपनी को मर्ज होना है, ज्वाइन होना है, कंबाइन होना है, तो उसके लिए भी हम लोगों का रेजोल्यूशन वगैरह पास होता है पहले, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिकॉर्ड डिसीजन होते हैं, कंप्लाइंस इंश्योर होता है और अथॉरिटी भी प्रोवाइड होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज चेयरमैन और ये नेसेसरी क्यों है। चेयरमैन जो होता है वो एक टाइप का ऑफिसर होता है हमारी कंपनी BOD और आ मीटिंग। हमारी मीटिंग के अंदर की बात करूँ तो चेयरमैन नाम से ही क्लियर है। चेयरमैन जो होता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, लीडिंग द बोर्ड, हमारे बोर्ड को लीड करने का काम होता है चेयरमैन का। हमारे जो कंपनी के अंदर इंश्योर दैट मीटिंग आर कंडक्टेड एफिशिएंटली, कि जो भी मीटिंग कंपनी में हो रही हैं वो एफिशिएंटली तरीके से कंडक्ट हो रही है नहीं हो रही, डिसीजन ढंग से लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा, तो वो काम सारा चेयरमैन का होता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है चेयरमैन के कुछ रूल्स हैं, आप रूल समझ लो, उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। लीडिंग द बोर्ड, हमारे बोर्ड को लीड करने का काम किसका, चेयरमैन का है। प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप ना चेयरमैन को एज अ लीडरशिप समझो कि ये लीड करने का काम करता है। हमारी मीटिंग को भी कंडक्ट करता है, यानी कि इंश्योरिंग दैट मीटिंग आर कंडक्टेड इन ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर, कि हमारी जो मीटिंग है वो बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से, ऑर्डरली तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, बिल्कुल जो वे होना चाहिए मीटिंग का वो है या नहीं है। डिसीजन मेकिंग को भी फैसिलिटेट कराता है ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अमंग बोर्ड मेंबर्स। रिप्रेजेंट, कंपनी को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। वाई चेयरमैन इज नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, जो हमारा गवर्नेंस है ताकि वो इफेक्टिव हो सके, ठीक है, हमारे रूल्स रेगुलेशन सही से काम कर सके, कोई दिक्कत ना आए हमारी कंपनी में, डिसीजन मेकिंग एफिशिएंट हो सके, स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस आ सके अपने काम पे, क्योंकि चेयरमैन ना मदद करता है किसकी, बिल्ड, हेल्प टू बिल्ड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी लीडरशिप, ठीक है। डायरेक्शन दिखाने का काम करता है ये, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आता है हु अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, व्हाट आर द लायबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी एंड द थर्ड पार्टी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर को अपॉइंट अगर करना है तो क्या क्या प्रोसेस है या किस तरीके से होता है। तो डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर, जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, ठीक है, तो वो शेयर होल्डर होते हैं। तो मैं यहाँ एक चार्ट बना रही हूँ ऐसे, देखो ये रहा शेयर होल्डर, ठीक है, जिसने कंपनी में पैसा लगाया, वो नीचे अपने किसको अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए वो तो पैसा लगा रहे हैं लेकिन चलाने के लिए तो शेयर होल्डर चाहिए, सॉरी डायरेक्टर चाहिए ना, तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर, जो भी डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं वो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के द्वारा होते हैं, ठीक है। MOA की बात करूँ या AO की बात करूँ, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, जिसके अंदर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन पास वगैरह होगा, बोर्ड मीटिंग टू अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर, शेयर होल्डर अप्रूवल होता है और फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, फिर इनको हायर कर लिया जाता है। डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या है, सबसे पहला तो ड्यूटी आती है इसकी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स, ताकि हमारे कन्फ्लिक्ट्स को दूर करे, ये जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है डायरेक्टर की। और लायबिलिटी टूवर्ड्स कंपनी क्या है, डायरेक्टर आर लायबल फॉर एनी लॉसेस कॉज बाय द कंपनी ड्यू टू द निगलेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर वो अपनी किसी भी ड्यूटी को ब्रीच करता है, तोड़ता है, अपनी ड्यूटी को निभाने से पीछे हटता है, तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या है, डायरेक्टर में भी पर्सनली लायबल होगा फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन टू द बिहाफ ऑफ द कंपनी इफ दे आर एक्सीड द अथॉरिटी। अगर वो कंपनी के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी से पर्सनली तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि अगर कोई भी हमारा डायरेक्टर अगर कोई भी फ्रॉड करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तो वो यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है। उसके बाद आता है डायरेक्टर के कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो यहाँ बताई गई हैं, वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन खुद डायरेक्टर नहीं बन सकती, जो ह्यूमन बींग है, इंसान जो है वही डायरेक्टर बन सकता है।
DIN एंड DSC यानी ऑब्टेन अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है उसके पास होना चाहिए, ऑब्टेन करा हुआ होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे DSC बोलेंगे। मीट एज रिक्वायरमेंट यानी उसकी जो एज रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो उसकी एज कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। और नॉट डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए यानी कि नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एप्लीकेबल लॉ। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर कोई अनसाउंड माइंड का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर की। सबसे पहला तो है वह क्रिमिनल कन्विक्शंस यानी बीन कन्विक्टेड फॉर सर्टन ऑफेंस सच एज फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, ये सब नहीं, अनसाउंड माइंड ये सब ऑलरेडी मैंने आपको लॉ में करवा रखा है, बिजनेस लॉ में, तो आपको ये पता ही होगा, ठीक है, उस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंबर और शेयर होल्डर के क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं बात डिफरेंट मोड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर इन अ कंपनी। तो सबसे पहले मेंबर की बात करूँ, आप मेंबर एंड शेयर होल्डर आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबल बट दे कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। मेंबर और शेयर होल्डर जो हैं वो हम कई जगह पे एक वर्ड को दूसरे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम मेंबर की जगह शेयर होल्डर की जगह मेंबर बोल देते हैं, बट स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट। जनरली अ मेंबर रेफर्स टू अ इंडिविजुअल। जनरली मेंबर कौन होता है यानी कि वो एक इंडिविजुअल या फिर कोई एंटिटी दैट हैज़ अ स्टेक इन अ कंपनी, ठीक है, यानी मेंबर क्या है, वो उस कंपनी का मेंबर है, ठीक है। तो वाइल अ शेयर होल्डर स्पेसिकली रेफर्स टू ओनर ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। यार मेंबर की बात करूं और शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर हमारी कंपनी का ओनर हो जाता है, जबकि हमारा मेंबर जो होता है वो कंपनी, जैसे मैं बोलूँ एंटिटी दैट हैज़ अ स्टेक इन अ कंपनी, ठीक है, तो वो मैं ये बोल सकती हूँ वो कंपनी का मेंबर है, और एक जगह मैं बोल रही हूँ कि कंपनी का वो ओनर है, तो फ़र्क है ना। मोड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सब्सक्राइबिंग टू अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर हु साइन द MOA बिकॉम मेंबर ऑफ द कंपनी, उसने अपने हमारी कंपनी के शेयर खरीद रखे होने चाहिए, ठीक है। गिफ्ट और ट्रांसफ़र की बात करूँ तो रिसीविंग शेयर एज अ गिफ्ट और ट्रांसफ़र फ्रॉम अनदर शेयर होल्डर से उसने गिफ्ट को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। सिक्योरिटी कन्वर्जन कह दूं मैं कि हमने अपनी सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट किया, जैसे कि सच एज डिबेंचर हो गए, वारंट्स हो गए इनटू शेयर, इस प्रकार से जो हम अपनी सिक्योरिटीज़ को बदलते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मेंबर की बात करूँ तो सबसे पहला आता है शेयर होल्डर यानी कि होल्डर ऑफ शेयर। शेयर का होल्डर है वो हमारे शेयर्स का, कंपनी का, तो उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं, जिसने हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है, वो कंपनी के ओनर भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको रीड आउट कर सकते हो। व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, EGM जिसको हम बोलते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर convene outside the company annual journal meeting to discuss the decide on specific matter that require shareholder approval। यानी कि जो हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है, जो हमारी कंपनी है जिसके अंदर एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस होती हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक मैटर को डिसाइड किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारे शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, सो दैट ये यहाँ पे डिस्कशन होता है, तो उसे हम EGM बोलते हैं। EGM के कुछ पर्पस हैं। सबसे पहला आता है एड्रेस अर्जेंट मैटर्स। कुछ अर्जेंट मैटर्स होते हैं जैसे कि डिस्कस एंड डिसाइड ऑन अर्जेंट मैटर, जो हमारा बिल्कुल अर्जेंट मैटर है उस पर डिसाइड करना, चर्चा करना, डिस्कशन करना। वेट अंटिल द नेक्स्ट EGM, ठीक है, कैनॉट वेट, हम लोग नेक्स्ट EGM के ना वेट करके पहले ही डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अर्जेंट मैटर्स जो होते हैं ना कि नेक्स्ट मीटिंग का क्यों वेट करना, पहले डिस्कशन कर लो, डिसाइड कर लो, तो वो हमारा EGM होता है। कंसीडर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन की बात करूँ, अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन सच एज मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो मर्ज होती हैं तो उसके केस में ये जो है पर्पस होता है EGM करने का, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अमेंड होता है, मेक चेंजेस द कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना है या फिर हमारे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या उनको हटाना है, तो EGM वगैरह में डिसाइड हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है। की फीचर्स क्या है, कन्वे बाय द बोर्ड होता है, नोटिस जाता है शेयर होल्डर को, क्वेरम एंड वोटिंग में आता है ये पॉइंट, द मीटिंग रिक्वायर क्वेरम हो गया, डिसीजंस आर मेड बाय वोटिंग। कंक्लूजन्स में वही सारे पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं। जैसे EGM बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर कंपनी टू एड्रेस अर्जेंट मैटर, कोई आ जाते हैं तो उस चीज़ के लिए बनाया गया है, मीटिंग बनाई गई है, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बनाई गई है। ऐसा मैकेनिज्म है कंपनी के लिए जिसमें कोई अर्जेंट मैटर को डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं, नेक्स्ट वाली के मीटिंग के लिए वेट ना करना पड़े, और कुछ चेंजेस करने हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के लिए तो वो भी यहाँ पे हो जाते हैं। इट्स प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द शेयर होल्डर, ये हमारे प्लेटफॉर्म देता है शेयर होल्डर को ताकि वो पार्टिसिपेट करें, डिसीजन ले सकें और जो उनके राइट्स हैं वो पूरे हो सकें। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेरम। क्वेरम क्या है, तो अ क्वेरम इज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। क्वेरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर या शेयर होल्डर जब रिक्वायर होने चाहिए एक प्रेजेंट मीटिंग के अंदर, मतलब कोई भी अगर मीटिंग हो रही है अगर उसमें 10 मेंबर बोले गए मिनिमम तो वो होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, अगर उससे कम होंगे तो मीटिंग नहीं होगी, तो ये हमारा क्वेरम होता है।
ठीक है। तो क्योंकि भाई मेक इट्स वैलिड एंड अलाउ बिजनेस टू बी कंडक्टेड, तो क्वारम रिक्वायरमेंट एंश्योर दैट डिसीजन आर मेड एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो क्वारम का कुछ इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहला आता है इंश्योर रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है, ठीक है। और हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं यानी प्रिवेंट करता है अनरिस्पेक्टेटिव डिसीजन, यानी प्रिवेंट डिसीजन फ्रॉम बीइंग मेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर विदाउट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि हम जितने भी मीटिंग होनी चाहिए इतने मेंबर में होनी चाहिए सो दैट हमारे आगे दिक्कत ना हो। तो उन्होंने अपने रूल्स बना रखे हैं, उससे कम होगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब जो हमारे डिसीजन है वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। व्हाट हैपन इफ देयर इज़ नो क्वारम, अगर क्या होता है जब हमारा क्वारम यहाँ पे वैलिड नहीं होता, इफ देयर इज़ नो क्वारम एट अ मीटिंग, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर नहीं दिखते तो क्या होता है, मीटिंग इज एडजॉर्न्ड, यानी द मीटिंग कैन बी या तो लेटर डेट पे होती है, ठीक है। नो बिजनेस कैन बी कंडक्टेड, आप कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकते। मीटिंग कैन बी कैंसिल, मीटिंग जो होती है उस केस में कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डीम प्रोस्पेक्टस। डीम प्रोस्पेक्टस क्या होता है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आर डीम प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑफर सिक्योरिटी टू द पब्लिक, हमारी पब्लिक को जो है सिक्योरिटीज ऑफर करती है, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। इवन इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हम इसको, एंड इट्स ट्रीटेड एज अ प्रोस्पेक्टस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ताकि जो हमारे जो भी इन्वेस्टर्स, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ताकि हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो प्रोटेक्ट हो सके अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। बाकी ये काफ़ी सारे सेक्शंस वगैरह दिए गए हैं, वो आप डिटेल में जाना चाहते हो तो आप वीडियो देख लेना वन शॉट वाली, उसमें मैंने करा रखा है। अब डीम प्रोस्पेक्टस का स्टेटस क्या इफेक्ट करता है, सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस के लॉ देखो भाई। प्रोस्पेक्टस तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, उसमें कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं, जो कंपनी पहले इशू कर देती है उसमें सारी डिटेल्स होती है कंपनी की, ठीक है। कंपनी का नाम वाम काफ़ी कुछ होता है, शेयर प्राइस, ये सब कुछ होता है उसमें। प्रोस्पेक्टस लॉ की एप्लीकेबिलिटी की बात करो तो डीम प्रोस्पेक्टस आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉज एंड द रेगुलेशन आर द रेगुलर प्रोस्पेक्टस की तरह ही होता है। ये ट्रांसपेरेंसी रहती है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। डीम प्रोस्पेक्टस मैकेनिज्म इंश्योर द कंपनी प्रोवाइड एक्यूरेट, कि कंपनी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है इन्वेस्टर को या नहीं दे रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आते हैं। कंपनी अनाउंसिंग द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन, इनकरेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द फंडिंग राउंड, है ना, कि भाई अगर किसी पर्सन को अगर कंपनी के अंदर यहाँ पे पैसा लगाना है तो वो उसके प्रोस्पेक्टस वगैरह पढ़ ले सो दैट उसको दिक्कत ना हो। व्हाट इज द मीनिंग फीचर इन द टाइप ऑफ डिबेंचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिबेंचर के ऊपर। तो देखो भाई डिबेंचर हम ऑलरेडी काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और डिबेंचर जो है एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा। कंपनी को कैपिटल रेज करनी होती है, भाई कंपनी को जब पैसा चाहिए तो वो अपने डिबेंचर जो है वो इशू कर देती है, यानी कि उधार ले लेती है, और जब फिर इंटरेस्ट देती रहती है, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट फिक्स होता है। लोग डिबेंचर में पैसा क्यों लगाते हैं, शेयर में भी लगाते हैं बट डिबेंचर में भी क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिबेंचर में ना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे आप कंपनी के ओनर नहीं बनते। शेयर होल्डर में क्या होता है, कंपनी के मालिक तो बनते हो लेकिन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो वहाँ डिविडेंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है, कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, नुकसान है। मीनिंग फीचर्स पे बात करते हैं। सबसे पहला आता है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर्स में क्या आता है, बिल्कुल सिक्योर्ड है, ठीक है। स्पेसिफिक एसेट ऑफ द कंपनी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डिबेंचर होल्डर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो डिबेंचर होल्डर है उनको सिक्योरिटी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर की बात करूँ, नॉट बैक बाय स्पेसिफिक एसेट, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो डिबेंचर्स होते हैं काफ़ी अनसिक्योर्ड होते हैं। कन्वर्टेबल, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी आप स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इक्विटी शेयर्स में। नॉन कन्वर्टेबल यानी कि कन्वर्ट नहीं हो सकते। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब होता है फिक्स मेच्योरिटी डेट आने पे इसको मेच्योर कर लिया जाता है, उसके बाद आपके जितना भी पैसा आपने कंपनी में लगाया था वो आपको मिल जाता है, कंपनी आपको पे ऑफ कर देती है। इररिडीमेबल है यानी कि कोई फिक्स मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं कुछ सर्टन, उसमें ये रेपे किया जाता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी के नाम से ही, मतलब रजिस्टर इन द नेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट पे किया जाता है रजिस्टर्ड होल्डर को। बियरर डिबेंचर में क्या होता है, नॉन रजिस्टर्ड इन एनी वन नेम, यानी किसी के नाम से इशू नहीं होते, विद इंटरेस्ट पेड टू द बियरर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये चार्ट बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर, व्हाट आर द जर्नल एंड लीगल रूल। देखो ये भी बहुत ईजी सा है। अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग शेयर टू द एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड फॉर देम इन अ कंपनी, इट इज अ क्रिटिकल स्टेप इन द कैपिटल। तो अलॉटमेंट में बेसिकली हम ये समझेंगे कि अलॉटमेंट में होता क्या है, ठीक है। तो अलॉटमेंट की मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज समझाने की कोशिश करती हूँ कि अलॉटमेंट में होता है। आपकी डेफिनेशन की बात करूँ तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर सिग्निफिकेंस द एक्सेप्टेंस
ऑफर एंड फॉर्मल एलोकेशन क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। कि भाई आप इसको इस प्रकार से समझो, अगर आपको ये लैंग्वेज टफ लग रही है तो आप इस प्रकार से समझो कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो आपको पैसे देने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आपकी एक तरीके से आप एक्सेप्ट करते हो कि हम अपने पैसों को, जो भी आपकी कॉल्स होंगे, आप कॉल्स में पैसा देते हो, ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, तो ऐसी अलॉटमेंट कॉल होती है जो आपको पे ऑफ करनी होती है। जनरल प्रिंसिपल में आता है कि ये प्रॉपर अथॉरिटी होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्लाइंस होते हैं, यानी अलॉटमेंट शुड बी मेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो डिसाइड किया जाता है कि आपकी अलॉटमेंट कॉल कितने की है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑफ करते हो, ठीक है। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो, इतना ज़्यादा लिखने की वहाँ नीड नहीं है, बस इतना आप समझ लो, अब बना के लिख सकते हो। व्हाट इज़ प्रमोटर, व्हाट आर द ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी ऑफ प्रमोटर, ठीक है। बाकी अगर आपको अलॉटमेंट के ऊपर डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ड्यूटीज़ क्या है प्रमोटर की, तो ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। प्रमोटर मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट एंड द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी। नाम से क्लियर है कि हमारे ड्यूटीज़ क्या है प्रमोटर की। तो देखो भाई, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रमोटर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन द फॉर्मेशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी को फॉर्मेशन करने में, ठीक है, जो हमारी कंपनी फॉर्म हो रही है या इस्टेब्लिश हो रही है, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोटर। प्रमोटर नाम से ही क्लियर है, ये हमारी कंपनी को प्रमोट करने वाला है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसीविंग द आइडियाज़, ये हमारी कंपनी के आइडियाज़ को कंसीव करता है, रिसोर्सेज संसाधन को इकट्ठा करता है, ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। इसकी ड्यूटी क्या है, सबसे पहले मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करता है, यानी कि जो प्रमोटर होता है मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं उसको ये डिस्क्लोज करता है, दिखाता है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो कंपनी से रिलेटेड है उन सबको दिखाता है, इंक्लूडिंग एनी प्राइवेट अरेंजमेंट और प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द प्रमोशन प्रोसेस, वो सब डिस्क्लोज करता है। सीक्रेट प्रॉफिट को अवॉइड करता है ये, ठीक है। प्रमोटर आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट ट्रांसपेरेंटली एंड अवॉइड मेकिंग सीक्रेट प्रॉफिट। देखो सीक्रेट प्रॉफिट तो यहाँ शो नहीं किया जाएगा। इफ अ प्रमोटर मेक अ प्रॉफिट विदाउट डिस्क्लोजर दे कैन बी हेल्ड लायबल टू द अकाउंट फॉर सच प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ड्यूटी टू एक्ट विथ केयर एंड डिलीजेंस होता है। प्रमोटर मस्ट वर्क विथ अटमोस्ट केयर एंड ड्यू डिलीजेंस वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी। मतलब वो जब भी प्रमोटर अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है तो उसको अपने काम को बहुत ही केयरफुली करता है वो, ठीक है। जो चीज़ डिस्क्लोज करनी होती है वो करता है, जो नहीं करनी होती उसको नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट अरेंजमेंट्स को भी वो डिस्क्लोज करता है, यानी जो प्राइवेट अरेंजमेंट होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, दे में रिसीव इन द कोर्स ऑफ प्रमोटिंग ऑफ द कंपनी। कुछ लाइबिलिटीज़ बनती हैं इसकी। सबसे पहला आता है लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट। प्रमोटर आर लाइबल टू अकाउंट फॉर एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड विदाउट फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी, यानी पूरी कंपनी की पूरी चिट्ठा नहीं दे देना, यानी कंपनी के बारे में बताना है, मतलब ये नहीं कि खोद के उसकी सारी चीज़ें निकालनी है। पर्सनल लाइबिलिटी भी कुछ बनती है। प्रमोटर कैन बी पर्सनली लाइबल फॉर इनकरप्शन, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। अगर भी कोई भी अपनी ड्यूटी को ब्रेक करता है, कोई लाइबिलिटी वगैरह जो उसकी बनती है उसको ब्रेक करता है, तो वो पर्सनली लाइबल माना जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन प्रोस्पेक्टस, यानी प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल होता है ensuring the accuracy and completeness and the of the prospectus, can be held liable for the irregularities of। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, वो डिफरेंस हम करेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ईजी रहेगा आपको। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मैनेजरियल रेमुनेशन, क्या होता है एंड व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से मैनेजरियल रेमुनेशन की, तो मैनेजरियल रेमुनेशन जो होती है एक तरीके का रेफर्स टू द कंपनसेशन पे टू द डायरेक्टर, मैनेजर और अदर की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी फॉर दिस सर्विस। हमारी कंपनी के अंदर जितने भी डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं या फिर कोई भी मैनेजरियल पर्सनल्स हैं कंपनीज के, उनको कंपनसेशन जो दिया जाता है उसे मैनेजरियल रेमुनेशन कहते हैं, जिसके अंदर सैलरी, इसका मतलब जो भी ये चीज़ें मिल रही हैं उसको हम सैलरी, कमीशन, बोनस या अदर बेनिफिट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड नहीं होता मैनेजरियल रेमुनेशन में। सबसे पहले सिटिंग फीस को इंक्लूड नहीं किया जाता। फीस पेड टू द डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड और कमेटी मीटिंग अटेंड करने के लिए फीस जो पे की जाती है डायरेक्टर को ताकि वो मीटिंग अटेंड करे, सिटिंग फीस इसमें नहीं आती, वो रेमुनेशन में काउंट नहीं होती। रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस भी नहीं आते, यानी जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, ठीक है, बाय डायरेक्टर और मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो भी यहाँ पर जो है रिइंबर्स्ड हो जाते हैं, यानी कि इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसके रेमुनेशन में जोड़े नहीं जाते। कमीशन टू नॉन होल टाइम डायरेक्टर, यानी कमीशन जो हमने नॉन होल टाइम डायरेक्टर को जो पे किया है उसकी सर्विस के लिए, वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। प्रोविज़न जो भी रिलेटेड है हमारे पेमेंट डिविडेंड के, तो उसमें आता है जैसे डिविडेंड का डिक्लेरेशन होना कि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी है या फिर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन है, ठीक है।
डेप्ट निकालने के बाद प्रॉफिट प्रोवाइड किया गया है या ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट है, किस प्रकार से डिक्लेयर किया गया, डिविडेंड कैसे मिलेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसा रहेगा, कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे देंगे, कितने डेज में देंगे। तो भाई डिविडेंड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन होना चाहिए। फेलियर है अगर सो मे अट्रैक्ट इंटरेस्ट लायबिलिटी। इंटरम डिविडेंड आता है, इंटरम डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर बाय द BOD, वो हमारे BOD के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, बट इट मस्ट बी ratified by the shareholder at the next AGM, ठीक है, नेक्स्ट जनरल मीटिंग। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज टू बी इक्विटी शेयर होल्डर, पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। नाम से भी क्लियर है, प्रेफरेंस, इसको आप रिश्तेदारों की तरह समझो कि यहाँ पर जो आता है हमारा वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी वालों को दिया जाता है, ठीक है। कंक्लूजन आप रीड कर सकते हो, वही जो पॉइंट्स है मैंने समझाया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर। बाय बैक ऑफ शेयर क्या है, तो आप इसको समझ सकते हो। तो बाय बैक ऑफ शेयर इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक बायबैक, इसको हम स्टॉक बायबैक भी बोलते हैं। और ये हमारा इज अ कॉर्पोरेट एक्शन वेयर अ कंपनी रीपरचेज, हमारी जो कंपनी होती है वो रीपरचेज करती है ओन खुद के ही आउटस्टैंडिंग शेयर जो होते हैं मार्केट से उठाती है, यानी कि उसी को हम बाय बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। दे रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर अवेलेबल, जो हमारे मार्केट के अंदर शेयर्स अवेलेबल है ना, उनका नंबर ऑफ शेयर जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। इससे हमारी जो प्रपोर्शनल ओनरशिप होती है रिमेनिंग शेयर होल्डर की वो इंक्रीज होती है, बूस्टअप मिलता है। बायबैक के सोर्सेज क्या है, सबसे पहले फ्री रिजर्व्स हैं, यानी कि अकोमलेटेड प्रॉफिट दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वगैरह इसमें होते हैं, अमाउंट रिसीव करा जाता है फेस वैल्यू पे, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। कंडीशन क्या है बायबैक की, तो सबसे पहले बात करें मैक्सिमम लिमिट क्या रहती है, तो देखो भाई बायबैक कैन नॉट एक्सीड 25% टू द टोटल पेड अप शेयर इन द फाइनेंशियल ईयर। हमारे पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो बायबैक जो है वो उसका जो टोटल पेड अप शेयर है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेबी कंप्लाइंस की बात करूँ तो लिस्टेड कंपनी मस्ट कंप्लाई विद सेबी रेगुलेशन, जिसके अंदर फाइलिंग ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट होती है सेबी बिफोर इनिशिएटिंग अ बायबैक। डेप्ट इक्विटी रेशो यहाँ पे मेंशन होती है जो कि 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बोर्ड एंड शेयर होल्डर अप्रूवल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नो फ्रेश इशू, यहाँ पर जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द प्रिसीडिंग बायबैक ऑफर द कंपनी कैन नॉट बी मेक द फ्रेश बायबैक ऑफर, वो कंपनी जो है वो फ्रेश बायबैक ऑफर नहीं कर सकती फॉर 6 मंथ्स। नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर इज अलाउड पोस्ट बायबैक, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी क्या होता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एक लीगल प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व लिक्विडिटी इट्स एसेट्स, सेटलिंग डेट, हमारे जो कर्जे हैं उसको सेटल किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग एसेट टू द शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो बच गई हैं एसेट शेयर होल्डर को, ठीक है। अल्टीमेटली ब्रिंगिंग द कंपनी एग्जिस्टेंस टू द एंड, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा लीगल प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी एसेट को लिक्विडेट कर रहे हैं, यानी वाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो वाइंड अप, यानी बंद कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी कर्जे चुकाते हो, अपनी एसेट्स को बेचते हो, ठीक है। एसेट को बेचना, आपने एक डिसोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें वाइंडिंग अप होता है जिसमें क्या होता है अपनी एसेट्स को बेच दो, एसेट बेच के पैसा आए तो कर्जा चुका दो, ठीक है, और रिमेनिंग एसेट जो है वो शेयर होल्डर में बंटवारा कर दो, ठीक है, जो अपने घर से लेकर आए थे। की स्टेप वाइंडिंग अप की बात करूँ तो लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। कंपनी के एसेट्स को रियलाइज़ किया जाता है और डेट्स को जो है यहाँ पे कर्जे वगैरह को चुकाया जाता है। सेटलिंग डेट्स एंड लायबिलिटी वही सारे हैं। रिमेनिंग जो आपकी एसेट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द कंपनीज कैपिटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन, जी की कंपनी में कैपिटल कितनी लगी थी उसके मुताबिक होता है ये, ठीक है। फिर फाइनल रिपोर्ट फाइल होती है, ठीक है। तो वही सब है। अब एक डिफरेंस समझ लेते हैं डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप का। तो देखो वाइंडिंग अप का मतलब है अ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेटिंग अ कंपनी एसेट एंड सेटलिंग इट्स डेट्स ड्यूरिंग द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अ लीगल एंटिटी। अभी ये सब चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद कंपनी मरी नहीं है, दोबारा से एग्जिस्ट हो सकती है, ठीक है। डिसोल्यूशन में क्या होता है, द फाइनल स्टेप ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसेस वेयर द कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट अ लीगल एंटिटी आफ्टर NCLT पासेज अ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है अब यहाँ पे सब कुछ बंद हो रहा है, ठीक है। फाइनल स्टेप है ये वाइंडिंग अप का प्रोसेस का, जिसमें कंपनी जो है बिल्कुल ही उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है डिसोल्यूशन के अंदर, ठीक है। टाइप ऑफ वाइंडिंग अप, एक होती है कंपल्सरी, एक होती है वॉलेंट्री। तो देखो भाई सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बता देती हूँ, कंपनी में क्या होता है, कंपल्सरी में क्या होता है, बिल्कुल कंपल्सरी है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपको बंद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कंपनी जो है अपने कर्जे वगैरह नहीं चुका रही तो कंपनी ने जो है उसको ऑर्डर दे दिया कि आप वाइंड अप कर लो। और वॉलेंट्री में क्या होता है, कंपनी इनिशिएट बाय द कंपनी स्टेक होल्डर के द्वारा होती है, सॉरी शेयर होल्डर के द्वारा होती है, हु पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू वाइंड अप, ठीक है।
अब एक डिफरेंस समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का। वाइंडिंग अप में क्या होता है, टू सेटल द कंपनी अफेयर। यहाँ पे वाइंडिंग अप में हम क्या करते हैं, कंपनी के अफेयर को सेटल करते हैं, जबकि डिसोल्यूशन में हम अपनी कंपनी की एग्जिस्टेंस को ही टर्मिनेट कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं, बिल्कुल कंपनी शट डाउन, बंद है, ताला लग चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में क्या होता है, लीगल एंटिटी में रिमेन एक्टिव रहता है, जबकि ये हमारा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देता है। कौन, डिसोल्यूशन। अब क्या होता है, जो वाइंडिंग अप होता है वो हमारा फाइनल स्टेप नहीं है, ठीक है, हम आगे भी चला सकते हैं, बट जो हमारा डिसोल्यूशन है वो बिल्कुल फाइनल स्टेप है, कंपनी बंद हो रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफरेंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेयर एंड स्टॉक का डिफरेंस। बस ये आप लोगों को डिफरेंस करा रही हूँ, उसके बाद तो शॉर्ट नोट तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसी में से वो बने हुए हैं, तो आप बस रीड कर सकते हो। तो शेयर एंड स्टॉक के बीच में क्या अंतर होता है, तो शेयर मीन्स शेयर रिप्रेजेंट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ओनरशिप इन द कंपनी। हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है, एक इंडिविजुअल का जो शेयर, कितने उसने शेयर ले रखे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कितने शेयर रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ओनरशिप की, एक इंडिविजुअल की ओनरशिप की यूनिट्स कितनी है। जबकि स्टॉक का मतलब है, स्टॉक रेफर्स टू द एग्रीगेट और द कलेक्शन ऑफ शेयर हेल्ड बाय इंडिविजुअल इन वन और मोर कंपनीज की। एक स्टॉक का मतलब है एग्रीगेट, मतलब टोटल कलेक्शन कितना है शेयर का, एक इंडिविजुअल ने एक या उससे ज़्यादा कंपनी में जो शेयर खरीदे उन सबको मिला के स्टॉक्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शेयर में आता है यूनिट ऑफ ओनरशिप आता है, यानी ईच शेयर रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप दिखाता है, जबकि यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ शेयर होता है, ठीक है, मोर देन वन कंपनी। ओनरशिप स्ट्रक्चर की बात करूँ तो शेयर होल्डर ओन इंडिविजुअल शेयर इन अ कंपनी, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ओन अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ शेयर फ्रॉम मल्टीपल कंपनी। यहाँ पे सिंगल कंपनी, यहाँ पे मल्टीपल कंपनी, इतना याद रखना। वोटिंग राइट की बात करूँ तो शेयर होल्डर टिपिकली हैव वोटिंग राइट इन द कंपनी डिसीजन, जबकि यहाँ पे क्या होता है, वोटिंग राइट एसोसिएटेड विद स्टॉक डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ शेयर हेल्ड। कॉमन स्टॉक जनरली प्रोवाइडिंग वोटिंग राइट, जो हमारे कॉमन स्टॉक होते हैं उसमें हमारे को वोटिंग राइट का अधिकार होता है। डिविडेंड की बात करूँ तो भाई डिविडेंड इफ़ डिक्लेयर तो ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर बेस्ड ऑन द ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, और यहाँ पे हमारे स्टॉक की पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। बाकी रीड आउट कर सकते हो, इतना डिफरेंस आपको सफिशिएंट रहेगा। कंपनी और एलएलपी की बात करूँ तो देखो, कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200। एलएलपी में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। डायरेक्टर कितने रिक्वायर होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। और एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम जो है बोर्ड मीटिंग में मिनिमम 4 BOD 4 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर, मैक्सिमम गैप रहना चाहिए 2 BM ऑफ 120, और इसमें कोई नेसेसरी नहीं है एलएलपी में, ठीक है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंडेटरी है, और यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बस आपकी लिमिट पे डिपेंड करता है। नॉट कंपलसरी अनलेस पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड 25 लाख या फिर एनुअल टर्नओवर एक्सीड 40 लाख, ठीक है। तो एनुअल मीडिया फाइलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर दिया गया, बाकी आप इसको रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो, ईजी दिया हुआ है। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, वैसे तो मैंने ऊपर समझा दिया था, ठीक है, बट स्टिल समझ ही लो। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी आपको मैंने बताया था, आप समझ ही सकते हो, जिसमें क्या होता है, लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड देयरफॉर इट्स शेयर कैन बी ट्रेडेड बाय जनरल पब्लिक, आके इसमें पैसा लगा सकती है। और ये नॉन लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होती। शेयर कैन नॉट बी ट्रेडेड बाय जनरल पब्लिक, और स्टॉक जो है वो ट्रेड नहीं किया जाता है जनरल पब्लिक के द्वारा। मिनिमम कैपिटल की बात करूँ तो मिनिमम पेड अप शेयर रिक्वायरमेंट जो होती है हायर देन प्राइवेट कंपनी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लोअर इन केस ऑफ प्राइवेट। यहाँ पे क्या होता है, हायर होती है, यहाँ पे लोअर होती है। मेंबर काउंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी देयर इज़ नो बार ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, जबकि यहाँ पे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव ओनली अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे लिमिटेड। प्रोस्पेक्टस की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आपको पता ही है, जनरल पब्लिक को हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, क्योंकि जनता आ रही है पैसा लगाने, और यहाँ पे कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं किया जाता। इतने सफिशिएंट है, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है पढ़ सकते हैं। शेयर डिबेंचर के डिफरेंस को देख लेते हैं। शेयर क्या है, शेयर आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर जो है हमारी कंपनी का क्या है, शेयर आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या है, कंसिडर्ड अ लोन, यानी कि कंपनी को क्या है, एक तरीके से उधारी चाहिए, ठीक है। और शेयर क्या है, वो तो कंपनी के मालिक बनेंगे शेयर होल्डर आर द मेंबर ओनर ऑफ द कंपनी, बल्कि डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर होल्डर को हम यहाँ पे क्रेडिटर बोलते हैं, यानी कि उन्होंने अपना पैसा कंपनी को दिया, कंपनी का जब 5 या 10 साल बाद काम पूरा हो जाएगा तो वो हमारा पैसा दे देगी और ब्याज हमें देती रहेगी, ठीक है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें वापस कर देगी,
ठीक है। तो शेयर में क्या होता है, वैसे मैंने ऊपर भी आपको काफ़ी अच्छा समझाया था। शेयर में क्या होता है, व्हेन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड डिविडेंड कुड बी डिक्लेयर टू द शेयर होल्डर, यानी कि जो डिविडेंड है वो बताया जाएगा तो मिलेगा। यहाँ पे तो फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही है, ठीक है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो। शेयर डू नॉट कैरी ऑन एनी चार्ज, डिबेंचर जनरली हैव अ चार्ज ऑन द एसेट, ये हमारे किस पे चार्ज होता है, एसेट ऑफ द कंपनी पे चार्ज होता है, ठीक है। तो आप इसको इतना सफिशेंट है। बाकी एक लास्ट पॉइंट ये भी देख सकते हो, यहाँ पे कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही शेयर पे डिविडेंड मिलेगा। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, 9% है तो 9 ही मिलेगा, 12 है तो 12 मिलेगा ही मिलेगा। शेयर होल्डर की वोटिंग राइट यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती है। तो दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट। ये ऑलरेडी मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। और अगर आपको लगे कि भाई इनमें से कोई वर्ड नहीं कराया मैंने, तो भाई सिंपल सा है, वन शॉट देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में कराया है, तो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन कर दिया है, पूरा का पूरा समझा दिया है। ये अगर इसको PDF चाहिए आप लोगों को या नोट चाहिए तो व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।